Welcome to all in this YouTube channel of the GATE classes, which is a great initiative of the TQ faculties. And today we will discuss numerical problems on electromagnetic theory. And basically, it is the first numerical sessions on EMT. So it is very important. We have selected some problems which are previously asked in the GATE examination, and I will provide you a solution with the clear-cut concept how to solve those problems. Please watch it carefully. Let's have the first problem. This problem was asked in the GATE examination in year 2014, and the problem statement of the problem is which does not satisfy the property of the magnetic flux density. यानी हमें इन चार ऑप्शन में से ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। आपको याद होगा हमने मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी थी डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, और इसी इक्वेशन का नाम है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल, यानी सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल। ये एक ऐसी मैक्सवेल इक्वेशन है जिसको बहुत बार गेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी आप देखेंगे क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। फिलहाल ये क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जिसमें कहा जा रहा है विच डज नॉट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी इन चारों ऑप्शन में से जो भी डेल डॉट बी इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई नहीं करता वो हमारा करेक्ट आंसर है। और डेल डॉट बी, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करूं तो डेल की परिभाषा क्या है, डेल डॉट डेल एक्स प्लस डेल वाई ए वाई प्लस डेल वाई डेल जेड ए जेड, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, वेक्टर बी के साथ, एंड दिस शुड बी 0। तो आइए चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन में रखूंगा वाई स्क्वायर ए एक्स डॉट ए एक्स 1 होगा, वाई स्क्वायर का डेल बाय डेल एक्स 0, ए वाई डॉट ए वाई 1 होगा, जेड स्क्वायर का डेल बाय डेल वाई 0, ए जेड डॉट ए जेड 1 होगा, एक्स स्क्वायर का डेल बाय डेल जेड 0, यानी ये 0 आ गया, ये सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें कहा जा रहा है विच डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। ये सेटिस्फाई कर रहा है मैक्सवेल इक्वेशन को या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल को, इसलिए ये हमारा सही आंसर नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरे में भी यहाँ ए एक्स के साथ जेड है, यानी ए एक्स डॉट ए एक्स 1 होगा, फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में जेड का डिफरेंशियल 0, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशियल 0, जेड के रिस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशियल 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा हम देखें तो ए एक्स डॉट ए एक्स 1 होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में 2y, जेड स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में 2z, सो द आंसर इज 2x प्लस 2y प्लस 2z विच नीड नॉट टू बी 0 until and unless we are talking about the origin। और यहाँ पे एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं हो रही, इन जनरल हमारा 0 आना चाहिए, यानी C इज द करेक्ट आंसर विच डज नॉट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question was also asked in GATE 2014 S3 मतलब सेट 3। तो एक समय में क्या होता था, सेट आते थे गेट एग्जाम में, सेट 1 सेट 2 सेट 3 अलग अलग पेपर, लेकिन अब तो चूंकि ऑनलाइन पेपर है तो एक ही सेट आता है और सबका पेपर एक साथ हो जाता है, ठीक है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम आस्क्ड इन GATE 2014। द स्टेटमेंट इज अ hollow metallic sphere of radius small r is kept at a potential of 1 volt. The total electric flux coming out of the concentric spherical surface of radius capital R is greater than R is। तो सबसे पहली बात, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, ठीक है, क्योंकि हॉलो मेटेलिक स्फीयर की रेडियस क्या है स्मॉल r, और ये पोटेंशियल में कितना दिया हुआ है 1 दिया है। तो चूंकि ये पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो इस इक्वेशन को अगर मैं सिंपली सॉल्व करूं तो Q बराबर क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और गॉस लॉ से हम जानते हैं कि जो चार्ज है वही फ्लक्स के बराबर है, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट बेसिकली बोथ आर इक्वल, और जितना चार्ज हमारे बॉडी में रहता है वही फ्लक्स के रूप में बाहर निकलता है। सो द आंसर इज A 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। आई थिंक आई मेड इट क्लियर टू यू। Let's move to the next question. This problem was asked in GATE 2013। देखिए फिर से वही कंसेप्ट पहले प्रॉब्लम का आ रहा है जिसमें हमने कहा था नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल विच इज अ फेमस मैक्सवेल्स इक्वेशन डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। वही कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, द फ्लक्स डेंसिटी एट अ पॉइंट इन स्पेस इज गिवन बाय this vector b is equals to 4x ax plus 2ky ay plus 8 az Weber per meter square।
the value of the k must be. So again, which property has to be satisfied? Del dot b is equals to 0. If I take the divergence of this del का मतलब क्या है यहाँ पे? सिग्मा del by del x of ax. सिर्फ इतना लिखना ही पर्याप्त है, क्योंकि सिग्मा del by del x ax का मतलब क्या है? इसका मतलब है del by del x ax plus del by del y ay plus del by del z az. ठीक है, तो जब हम पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, व्हाट आई विल गेट 4, x का x के रिस्पेक्ट में 1, दूसरे को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 2k, तीसरे को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो तीसरे में z है ही नहीं, तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा. तो 4 plus 2k, this should be equal to 0. So definitely k is equals to minus 4 by 2, and this is nothing but minus 2. So the correct answer is A, minus 2. I think I made it clear to you. Okay, let's move to the next problem. देखिए ये प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है, या तो मैक्सवेल्स इक्वेशन पे बेस्ड है, या कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और लाप्लासियन के सिंपल फॉर्मूले या कंसेप्ट पे बेस्ड है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एज फार एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आर कंसर्न, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आप मैं समझता हूँ कि 10 से 15 घंटे की प्रिपरेशन में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के सवाल बना लेंगे. ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड सवाल और कंसेप्ट बेस्ड सवाल. तो अमूमन 3 से 4 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर. एक बार एक्सेप्शनल केस में गेट में 11 नंबर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पूछी गई थी. अगर उस ईयर को हम एक्सेप्शनल केस मान लें तो बाकी अमूमन 3 से 4 नंबर, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का सिलेबस नहीं पूछा जाता. ठीक है, और उसमें भी आप देखेंगे पैटर्न को अगर नोटिस करेंगे तो आपको एक फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे. तो डू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दोज पैटर्न्स. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गेट 2013. ठीक है, this is the problem. The curl of the gradient of a scalar field is defined by this: v is equals to 2x square y plus 3y square z plus 4z square x is equals to this. ठीक है, तो इसका आंसर, जिसने भी कंसेप्ट ध्यान से पढ़ा है, सीधे आंसर 0 को टिक लगा सकता है, क्योंकि कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट, मुझे इससे मतलब नहीं है कि स्केलर फील्ड, पोटेंशियल फील्ड जो दी है वो क्या है. क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई स्केलर फील्ड हमारी है, सपोज यहाँ v है, तो मैं v ले लेता हूँ. कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट यानी पहले इसका ग्रेडियंट लेना है और फिर इसका कर्ल लेना है. तो हमको समझना ये है कि v तो है स्केलर, और जैसे ही मैं उसका ग्रेडियंट लेता हूं तो ग्रेडियंट क्या बना देता है उसको? वेक्टर. तो निश्चित तौर पे स्केलर में तो किसी भी प्रकार की डायरेक्शन है नहीं, तो जैसे ही हम ग्रेडियंट लेते हैं तो उसकी एक डायरेक्शन हो जाती है, और वो डायरेक्शन किसकी होती है? डेल की ही होती है. ठीक है, यानी डेल की डायरेक्शन हो गई. अब डेल के साथ ही आप उसका फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब फिर कर्ल ले रहे हैं. तो आप जानते हैं दो सेम डायरेक्शन में यदि वेक्टर हैं और आप उनका डॉट लेते हैं तब तो कुछ आएगा, लेकिन क्रॉस हमेशा क्या आएगा? क्रॉस हमेशा नल वेक्टर आएगा. ठीक है, जैसे अपन कहते हैं ना, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होता. वहीं अपन कह सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है लेकिन डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होता. तो ये याद रखें कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स एंड पैरेलल वेक्टर्स. ठीक है, ये क्रॉस और ये डॉट का मैं डी बना दे रहा हूँ, क्रॉस का सी बना. ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होगा. ठीक है, डॉट डॉट 0 हो जाएगा. ठीक है, और पैरेलल वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर हो जाएगा और डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होगा. ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना. तो आइए इस कंसेप्ट बेस्ड इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आई थिंक, ये गेट 2010 में पूछा गया. डाइवर्जेंस ऑफ द 3 डायमेंशनल रेडियल वेक्टर स्मॉल आर इज. डाइवर्जेंस लेना है, किसका लेना है? 3 डायमेंशनल रेडियल वेक्टर. अब इस रेडियल वेक्टर आर को हम अज्यूम कर लेंगे. लेट्स से रेडियल वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ ए एक्स कैप प्लस वाई ऑफ ए वाई कैप प्लस जेड ऑफ ए जेड कैप. ओके, ये मेरा वेक्टर आर है. इसका मैं क्या लेना चाहता हूँ? डाइवर्जेंस. तो डेल डॉट आर, डेल डॉट आर जब मैं इसका लूंगा तो डेल की परिभाषा क्या है? डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ ए जेड, और इसका डॉट प्रोडक्ट हमने किसके साथ लिया? एक्स ऑफ ए एक्स. ठीक है, प्लस वाई ऑफ ए वाई प्लस जेड ऑफ ए जेड. So when I do this, simply ax dot ax will become 1, ay dot ay become 1, az dot az become 1,
एंड डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 + 1 इक्वल टू 3. So the correct answer is 3. I hope I made it clear to you. Okay, let's move to the next problem. This problem was asked in GATE 2005, and the question is, if vector E is an electric flux density vector, then divergence of the curl of the vector, यानी डेल डॉट डेल क्रॉस ई. ठीक है, यानी ई एक वेक्टर है, उसका मुझे पहले कर्ल लेना है. कर्ल लेने के बाद भी एक वेक्टर बनेगा, क्योंकि कर्ल वेक्टर का लिया जाता है और वेक्टर ही रिजल्ट आता है, और उस जो रिजल्ट आएगा वेक्टर, उसके साथ उसका क्या लेना है, डायवर्जेंस. तो यहाँ फिर वही बात आ गई कि क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, दो वेक्टर का यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जो भी वेक्टर आएगा रिजल्ट में वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा. मतलब मान लीजिए कि ये आई है और ये जे है, अगर डेल को मैंने आई माना तो ये भी आई हो गया मेरा. ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं आई क्रॉस जे करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, के वेक्टर, और फिर इसका आई के साथ मैं डॉट कर रहा हूं तो रिजल्ट क्या हो गया, 0. तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व आंसर क्या है इसका, 0. ठीक है, मैं एक चीज आपको कहूंगा, कभी भी आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम कर रहे हैं, वेदर इट इज अ 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन, इफ द ऑप्शंस आर गिवन लाइक 0 एंड इंफिनिटी, do not take it directly. ठीक है, but be alert, the answer probably may be either 0 or infinity. ठीक है, apply the concept and get the result and then take the option. okay, तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा था कि वेक्टर E is electric flux, electric field intensity vector and we have to find out del dot del cross E. अगर मुझे ये नहीं भी कहा जाता कि वेक्टर E कौन सा वेक्टर है, कोई भी वेक्टर के लिए भी, मान लीजिए मैं A के लिए भी बात करूं, I don't know what is vector A, still the result is 0. ठीक है, क्यों, क्योंकि A की जो भी डायरेक्शन होगी डेल के साथ क्रॉस होने पे, इस डेल क्रॉस A की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी डेल के भी और परपेंडिकुलर होगी A के भी. और जब वो A और डेल दोनों के परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के साथ फिर आप डेल का डॉट कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, है ना. अभी बताया था हमने, देखिए परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. ठीक है, उसी कंसेप्ट को लगाया हमने. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं. दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन गेट 2005 एग्जामिनेशन. ठीक है, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, द इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 1000 मिलीमीटर wound uniformly with 3000 turns on a cylindrical paper tube of 60 millimeter diameter is. तो यहाँ इंडक्टेंस आपसे पूछा गया. अब इंडक्टेंस निकालने के लिए देखिए, आप जानते हो साई बराबर, मैं फंडामेंटल से चलता हूँ, कंसेप्ट से चलता हूँ, साई बराबर एल आई बराबर एन इंटू फाई, ये तो जानते हैं. तो एल बराबर क्या होगा बोलिए, एन फाई अपॉन आई. ओके, नाउ इट इज एन अपॉन आई. और फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है बोलिए, एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस. और एम एम एफ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन आई मशीन में भी पढ़ा है, ई एम टी में भी जानते हैं, नेटवर्क में भी पढ़ते हैं. तो आई से आई कैंसर, एन स्क्वायर अपॉन एस. और रिलक्टेंस की परिभाषा क्या है, एल अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टेंस नाउ, इंडक्टेंस इज विथ अस एन स्क्वायर म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए बाय एल. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस. ओके, लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 3000, तो 3000 का स्क्वायर इंटू परमिएबिलिटी का कोई जिक्र नहीं हो रहा, मतलब हम यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी तो लेंगे और रिलेटिव को 1 मान लेंगे. तो एब्सोल्यूट क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय एरिया. अब देखिए, सिलिंड्रिकल पेपर ट्यूब ऑफ 60 मिलीमीटर डायमीटर. ठीक है, तो डायमीटर को आधा करेंगे तो रेडियस मिलेगी, यानी 60 मिलीमीटर यदि डायमीटर है तो 30 मिलीमीटर रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 30 मिलीमीटर यानी 10⁻³ किया तो मीटर, और इसका स्क्वायर करना मत भूलिएगा. ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ. लेंथ कितनी है, 1000 mm, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 इंटू 10⁻⁻3. अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. आप देखिए कुछ हद तक तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा. 10⁻³ का स्क्वायर -6 हो गया, और ये 1000 मतलब 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 हो गया. 6 और -6 कैंसिल, ये 1000 और 10⁻³ कैंसिल, ये 1 बचा. तो ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है, अब देखिए 30 और 3 का स्क्वायर 9.
ठीक है। सो आई एम हैविंग 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई तो बचेगा ही 10 की पावर माइनस 4 पाई स्क्वायर हो गया, पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 भी है, ठीक है। और 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 से हटा था 30 का स्क्वायर तो है जिंदा यहाँ पे, तो 30 का स्क्वायर 900। सो इट इज बेसिकली 4 9 जा 36, 36, ठीक है। 36 4 9 जा 36 इंटू 900 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इंडक्टेंस हेनरी में 32 मिली हेनरी आ रहा है, ठीक है। जस्ट चेक योर आंसर, ठीक है। आप कैलकुलेटर यूज करके इसका आंसर निकाल सकते। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is also very important, asked in GATE 2011. Two vectors 1 1 1 and 1 a square where a is equals to minus 1 by 2 plus j root 3 by 2 are. हमें बताना है क्या ये दोनों वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल हैं या ऑर्थोगोनल हैं या पैरेलल है या कोलिनियर है, ठीक है। तो उसको कैसे बताएं, तो सबसे पहले तो 1 1 1 मतलब वेक्टर ए हमने मान लिया सपोज i प्लस जे प्लस के, क्योंकि कोफिशिएंट 1 1 1 हो गया इसके। अब वेक्टर बी यदि मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 1i प्लस ए जे प्लस ए स्क्वायर के। बट व्हाट एक्चुअली ए इज, देखिए माइनस 1/2 प्लस रूट 3/2 प्लस जे टाइम्स ऑफ रूट 3/2। इसको देख के आपको याद आ रहा होगा कि ये जैसे यूनिटी के क्यूब रूट हम पढ़ते थे मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो क्या होते थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और उसमें ओमेगा की वैल्यू क्या होती थी -1 प्लस जे रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी -1 माइनस जे रूट 3/2। तो ये वही चीज है। तो ए की वैल्यू यदि ये है तो ए स्क्वायर में तुरंत लिख सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के -1/2 माइनस जे रूट 3/2। So now if I substitute the value in vector b, this will be simply I plus a की जगह रखा मैंने -1/2 प्लस j रूट 3/2, ठीक है। यहाँ j क्या है, ये तो वेक्टर है, ठीक है। अंदर वाले j को आप i भी बोल सकते हैं, आयोटा, नो इशू, ठीक है। i लिख देता हूँ, i लिखूंगा तो यहाँ से मैच करने लगेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने वाला है, ठीक है। -1/2 माइनस रूट 3/2 j इंटू के। तो when I do a dot b, तो देखिए I dot I become 1, j dot j become 1, k dot k become 1, and what I will get, vector a dot vector b is equals to I dot I 1 तो 1 हो गया, j dot j 1 हुआ तो क्या बचेगा -1/2 माइनस j रूट 3/2, और k dot k 1 हुआ तो क्या बचेगा -1/2, सॉरी ये प्लस था, प्लस j रूट 3/2 माइनस रूट 3/2 j। सो माइनस रूट 3/2 j और प्लस रूट 3/2 j कैंसिल, माइनस हाफ यानी -1 और आगे +1 है तो +1 -1 मिलके क्या हो गया 0। एंड व्हेन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज 0 दे आर नथिंग बट द ऑर्थोगोनल। So the correct answer is orthogonal vectors. Is it clear to everyone? Please write in the comment box. ठीक है? Okay. These are the problems which we have to discuss today. तो आज के सारे प्रॉब्लम्स हमने देख लिए हैं। लेट्स हैव अ क्विक व्यू, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं सारे सवालों को। फर्स्ट प्रॉब्लम में हमसे कहा गया था विच डज नॉट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैंने आपसे कहा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की प्रॉपर्टी है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल या वन ऑफ द फेमस मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट बी बराबर 0। चारों ऑप्शन को सेटिस्फाई करेंगे, जिसमें सेटिस्फाई हो रही है वो तो सही आंसर है, लेकिन हमसे हमसे पूछा गया विच डज नॉट सेटिस्फाई, जिसमें सेटिस्फाई हो रही है वो आंसर सही नहीं है, जिसमें नहीं हो रही वो आंसर सही है। तो हमने देखा सी में नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरे में हमें बताया गया था 1 वोल्ट का वोल्टेज है और स्फेरिकल हॉलो मेटेलिक स्फीयर था, तो वोल्टेज उसका Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया विच इज 1। तो चार्ज कितना हो गया Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और जो चार्ज है वो वही फ्लक्स के बराबर है क्योंकि गॉस लॉ से हम ये चीज जानते हैं। तीसरे प्रॉब्लम में फिर से हमें K की वैल्यू निकालनी थी और हमसे कहा गया था K की वैल्यू बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एक्सप्रेशन दिया और कुछ भी नहीं दिया, ना मीडियम की इन्फॉर्मेशन है, ना कोई दूसरा वेक्टर है, ना कोई पॉइंट पता है, कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात दिमाग में रहनी चाहिए कि वन ऑफ द फेमस मैक्सवेल इक्वेशन इज डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 और डाइवर्जेंस ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज 0 या क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0 इन इंटीग्रल फॉर्म। विद द हेल्प ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन जस्ट टेक द डाइवर्जेंस और उसको इक्वेट कर दीजिए 0 के। तो जैसे ही 0 किया तो k की वैल्यू -2 निकल आई, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में था कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट आप निकालेंगे, किसी भी स्केलर फील्ड का निकालेंगे, जरूरी नहीं कि पोटेंशियल हो, कोई भी स्केलर फील्ड का, वो हमेशा नल वेक्टर आएगा। ऑप्शन में जीरो दिया था तो हमने जीरो टिक किया, लेकिन जीरो वेक्टर है इसका आंसर करेक्ट। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है उसका रीजन मैंने आपको बताया कि जो भी स्केलर फील्ड है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसे ही आप उसका ग्रेडियंट लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन डेल की डायरेक्शन के जैसी हो जाती है, और फिर डेल के साथ ही जब आप उसका क्रॉस करते हैं तो मतलब दो सेम डायरेक्शन के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो तो जीरो आना ही है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किनका जीरो आता है, जब वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो आता है, जब वेक्टर पैरेलल होते हैं या सेम डायरेक्शन। प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने पूछा गया था ये 2010 में, डाइवर्जेंस ऑफ द 3D रेडियल वेक्टर आर। तो हमने एक रेडियल वेक्टर अज्यूम किया, वेक्टर आर एक्स ए एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड ए जेड, और उसका डाइवर्जेंस सिंपल निकाल के बता दिया, और वो 3 आ रहा है, तो आंसर इज 3। उसके बाद क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई है, तो डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज अ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, सॉरी, डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल इज ऑलवेज जीरो, इट्स नॉट अ नल वेक्टर, क्योंकि डाइवर्जेंस का आउटपुट तो स्केलर होगा ना, तो आंसर इज जीरो। ठीक है, ऐसा क्यों है, उसका रीजन मैंने आपको दिया कि किसी भी वेक्टर का जब कर्ल लोगे तो जो वेक्टर आएगा वो डेल के भी परपेंडिकुलर है और ई के भी परपेंडिकुलर है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे डेल और ई दोनों के परपेंडिकुलर, अब डेल के साथ आप उसका डॉट कर रहे हो, मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट आ रहा है वो हमेशा जीरो, दो सेम डायरेक्शन के वेक्टर का क्रॉस हमेशा जीरो है, दो पैरेलल डायरेक्शन का, पैरेलल डायरेक्शन या पैरेलल वेक्टर का क्रॉस हमेशा जीरो वेक्टर है या नल वेक्टर है, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें इंडक्टेंस फाइंड करना था। वी हैव जस्ट यूज द बेसिक कंसेप्ट, साई इज इक्वल्स टू एल आई इज इक्वल्स टू एन फाई, एंड एल इज इक्वल्स टू एन फाई अपॉन आई, एमएमएफ की वैल्यू रख दी, रिलक्टेंस की वैल्यू रख दी, फॉर्मूला बन गया एल बराबर एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर इनटू ए बाय एल। म्यू आर इज नॉट गिवन टू अस, वी कांट assume it anyone, let it be 1 for here, and we have put all these value in SI unit and we calculated, and I told you this value is 32 millihenry. ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम टू वेक्टर्स आर गिवन 1 1 1 1 ए स्क्वायर, एंड ए की वैल्यू -1/2 प्लस जे रूट 3/2 दी है, तो हमें बताना है वो दोनों वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल है, ऑर्थोगोनल है, पैरेलल है या कोलिनियर है। तो ए को हमने लिखा, बी को हमने लिखा, और हम पहचान गए कि यूनिटी के क्यूब रूट 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर में से ये ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1/2 प्लस जे रूट 3/2, तो दूसरा क्या होगा -1/2 माइनस जे रूट 3/2। वी हैव सब्स्टिट्यूटेड इट्स वैल्यूज, and then what we did the simple dot product, and the dot product is 0, and when the dot product is 0 definitely the vectors are orthogonal, means perpendicular.